अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज केमिस्ट्री के चैप्टर एयर एंड वाटर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग एयर एंड वाटर चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये मेरी फर्स्ट क्लास है और हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कि एयर एंड वाटर चैप्टर जो है एयर के बारे में हम लोग जनरली बहुत सारी बातें जाते हैं कि हमारे चारों तरफ जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो एयर से एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ एयर है और एयर को है जो कि हम लोग जिसे हम लोग सी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी बट फील। हम लोग ना ही एयर को स्मेल कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट हम लोग मूव फील कर सकते हैं। वो भी जो एयर मूव कर रहा है उसे हम लोग फील कर सकते हैं। मैं डिफिनेशन रखता हूँ, आप लोग लिखिए। कट करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो रहा है। We cannot see and smell, but feel when air move. मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि हम लोग एयर को फील कर सकते हैं, बट ऐसे एयर को फील कर सकते हैं जो कि मूव कर रहा हो। हम लोग ना ही एयर को देख सकते हैं ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं, बट हम लोग एयर को फील कर सकते हैं। वो भी कब, जब एयर मूव कर रहा हो। ओके, इसके बाद हम लोग जैसे देखेंगे अर्थ की बात आती है। जैसे अर्थ की बात आती है, अर्थ जैसे हमारा जो अर्थ है, हम जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ है। और जैसे अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थ को जो ब्रॉडली है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी बात करते हैं अर्थ की, जैसे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अर्थ को कहेंगे कि जहाँ पे लाइफ है। पूरे जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है उसमें पूरे जितने प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं या 8 प्लैनेट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसमें अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कि लाइफ है। और अर्थ को हम लोग ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट करते हैं तो लिथोस्फीयर आती है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। इसमें जो हाइड्रो वर्ड आया है, हम लोग हाइड्रो जनरली हम लोग ये बात याद करके रखेंगे कि हाइड्रो जो वर्ड आता है ये जनरली यूज होता है वाटर के लिए, तो हाइड्रोस्फीयर। और थर्ड है एटमॉस्फेयर, जो आई होपफुली आप लोग जानते होंगे एटमॉस्फेयर। ठीक, अब देखिए लिथोस्फीयर। मैंने कहा लिथोस्फीयर, अर्थ को 3 टाइप्स में, अर्थ की जो स्पेस है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब जैसे लिथोस्फीयर के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं लैंड मास, और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सभी लिथोस्फीयर पे रहते हैं, यानी लैंड पे। हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज जितने भी हो गई। और एटमॉस्फेयर, एयर। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले को हम लोग एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्फीयर, मैंने आपको हाइड्रो वर्ड के बारे में बताया कि हाइड्रो वर्ड जनरली यूज होता है वाटर के लिए। हम लोग ये बात याद रखेंगे, जैसे हाइड्रो एनर्जी वाटर के लिए होता है, तो हाइड्रो वर्ड हम लोग याद रखेंगे, हाइड्रो वाटर के लिए यूज करते हैं। लिथोस्फीयर लैंड मास, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज में होती है, एटमॉस्फेयर एयर। तो अभी हम लोग जैसे जनरली बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की कोई डिफिनेशन बता सकते हैं सदा? एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर कहते हैं। किसकी? अर्थ, blanket of earth that protect us ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, that protect us from ultraviolet ray द ब्लैंकेट and ऑफ harm. मुझे एक जवाब आया, द ब्लैंकेट ऑफ एयर। वैसे सही आंसर सही है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो एयर है इनवेलप हमारे सराउंडिंग जितने भी हम लोग उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर की डिफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग जनरली कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर, या फिर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर मैंने कहा कि हमारे चारों तरफ एयर है
उसे हम लोग एटमॉस्फेयर करते हैं, एयर इनवेलप। और जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को हम लोग 5 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो सबके अपने अपने बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। इसकी 5 पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड आता है मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर, और आखिरी एक्सोस्फेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर की, वो एक्सोस्फेयर होती है, जो कि स्पेस शटल की बाहर की होती है। और अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस से सबसे नियरेस्ट लेयर होती है, वो ट्रोपोस्फियर होती है। सो अगर ट्रोपोस्फियर के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो इट इज द नियरेस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से सबसे नियरेस्ट जो लेयर है वो आती है ट्रोपोस्फियर। और जितनी भी वेदर इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी वेदर चेंजेस होती हैं, वो इसी रीजन में अकर होती है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इट इज द नियरेस्ट लेयर। इट इज द नियरेस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से सबसे जो नजदीक की लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। अर्थ सरफेस से नियरेस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, और जितनी भी वेदर इंफॉर्मेशंस होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती है। और इसका एक्सटेंड है ये अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर एवर पे ट्रोपोस्फियर हमारा आता है। यानी जो हमारी अर्थ सरफेस है उससे 10 किलोमीटर एबव तक जो हमें रीजन मिलेगा वो ट्रोपोस्फियर का होगा। और जितनी भी वेदर इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रोपोस्फियर में होती है। जितनी भी वेदर चेंजेस अकर होती है वो इसी रीजन में होती है, ट्रोपोस्फियर में। और मोस्टली ऑक्सीजन होता है वो ज्यादातर ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो ट्रोपोस्फियर वैसे लिविंग थिंग्स के लिए अहम रहता है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑक्सीजन होती है वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। और सेकेंड अगर हम लोग लिखते हैं तो सेकेंड आता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि जस्ट एबव होता है ट्रोपोस्फियर के। स्ट्रेटोस्फियर ये लेयर होता है जस्ट एबव होता है ट्रोपोस्फियर के, और ये एक्सटेंड करता है 10 किलोमीटर तो हमारा ट्रोपोस्फियर हुआ। जो उसके ऊपर का पार्ट होता है, जस्ट ऊपर का पार्ट, जैसे 10 to 50 तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। जस्ट ऊपर 10 से 50 तक जो एक्सटेंड करता है वो करता है स्ट्रेटोस्फियर। इट इज जस्ट एबव ट्रोपोस्फियर। और ये एक्सटेंड करता है इट एक्सटेंड 10 to 50। और इसके बाद में एक जो जनरली जिसे क्वेश्चन होते हैं ओजोन लेयर, जो कि जैसे हम लोग हमारा स्टार है सोलर सिस्टम का सन स्टार है, ठीक। तो सन से जो सोलर रेडिएशन आती है तो बहुत सी बेनिफिशियल भी होते हैं, बहुत से हार्मफुल होते हैं। उस हार्मफुल में एक रेज आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत से हार्मफुल डिजीज कॉज करती है। आई थिंक आई अफेक्ट भी होते हैं उससे, और बॉडी कैंसर्स भी होती हैं, स्किन कैंसर्स, तो बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही डेंजरस डिजीज होते हैं, और वो बहुत ही डेंजरस होता है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं, जनरली यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो। तो उससे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है ओजोन लेयर, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में। इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कौन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो होता है हमारा ओजोन लेयर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट कंटेन्स ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ओजोन लेयर जनरली क्लियर होती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और आजकल बेसिकली ये होता है कि एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हम जो जिसे कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह, एयर कंडीशनर्स से या स्पेस वगैरह से निकलती है, तो वो क्या करती है, ओजोन होल करती है। इसकी जो थिकनेस होती है उसे वो डिक्रीज करती है, जिससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और सरफेस में आने से मदद मिलती है, वो आसानी से सरफेस में इंटर करते हैं, जिससे कि मैंने बताया कि डिजीज वगैरह कॉज होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर में होल करता है, जिससे कि अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग बीइंग्स ह्यूमंस रहते हैं उनको डिजीज होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए हम लोग करते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सभी जितने भी गैसें होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्पेस वगैरह यूज करते हैं, तो इसकी यूजेज में कमी की गई, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना रिड्यूस किया गया। तो ये हो कि ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि हमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो अब अगर थर्ड लेयर आती है मेसोस्फेयर, जो कि बीच की लेयर है। मेसोस्फेयर के बाद की है मेसोस्फेयर। और एक और बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं वो यही इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, जेट प्लेन्स जितने भी होते हैं। अब हमने बात की मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ये जस्ट एबव होता है स्ट्रेटोस्फेयर के, जस्ट एबव स्ट्रेटोस्फेयर। जस्ट एबव स्ट्रेटोस्फेयर। और जो ये एक्सटेंड करता है, ये करता है स्ट्रेटोस्फेयर, मैंने बताया 10 to 50। अब इसकी जो ऊपर की होती है वो मेसोस्फेयर में आएगी। इट एक्सटेंड्स 50 to 80, ये 50 से 80 तक एक्सटेंड करता है। 80 किलोमीटर, यानी हम अगर अर्थ सरफेस से ऊपर चले तो सबसे पहले तो हमें ट्रोपोस्फेयर मिलेगा जो 10 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 10 to 50। अब आगे चलते हैं तो मेसोस्फेयर आता है जो 50 to 80 होता है, तो ये आता है उसके बाद। और एक और बात आती है जैसे ट्रोपोस्फेयर। जब नीचे से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बहुत कम, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वही स्ट्रेटोस्फेयर में जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हम लोग जब बॉटम जहाँ से स्टार्ट हुआ 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, उसके जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब आ जाए मेसोस्फेयर में, तो मेसोस्फेयर में क्या होता है कि मेसोस्फेयर में होता है जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हम लोग मेसोस्फेयर में गए, तो मेसोस्फेयर के बाद जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है। दैट्स इट वाइस वर्सा, यहाँ पे डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे जैसे थर्मोस्फेयर, तो उसमें फिर डिक्रीज होगा। और एक और बात जो हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि मैं नोट करके लिखवाता हूँ
कि जनरली प्रेशर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है बटन से टॉप की तरफ। तो जनरली ये होता है क्योंकि एयर की जो अमाउंट है वो जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वो अमाउंट कम होता है। जैसे सबसे ज्यादा मिलेगा हमें ट्रोपोस्फेयर में, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर में अमाउंट कम हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे अमाउंट कम होता रहेगा। तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस। Air pressure decreases as we go bottom to top। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो बॉटम टू टॉप। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज होता है बॉटम से ऊपर की तरफ जाने की तरफ, बॉटम टू टॉप। और मेसोस्फेयर के बारे में मैंने बताया ये 50 to 80 एक्सटेंट है और ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट एबव है। इसके बारे में एक और बात आती है, जितनी भी मेटेराइट्स स्मॉल रॉक्स जो आते हैं हमारे स्पेस से, वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो मेसोस्फेयर में खासियत होती है कि वो मेसोस्फेयर में आते आते वो बर्न कर जाते हैं, वो जल जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाते। अगर वो हमारे अर्थ सरफेस पे आते तो हमारे सरफेस को हीट करते, जिससे काफी अफेक्ट होता। लेकिन ये क्या होता है कि जितने भी मेटेराइट्स और स्मॉल रॉक्स आते हैं वो मेसोस्फेयर के पास आते आते वो वहां पर बर्न कर जाते हैं, जिसके कारण वो अर्थ सरफेस पे हीट नहीं कर सकते और जिसके कारण कोई अफेक्ट नहीं होता। और इस जैसा हम लोग ये पढ़ लिया, अब इसके पास हम लोग पढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के जस्ट एबव होता है। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मैंने बताया, थर्मोस्फेयर जस्ट एबव मेसोस्फेयर। इट इज जस्ट एबव मेसोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर जो होता है वो मेसोस्फेयर के जस्ट एबव होता है और ये होता है, ये एक्सटेंड करता है जैसे हमने पढ़ा 80। अब 80 तक पढ़ लिया और 80 के बाद से जो एक्सटेंड करता है वो करता है 320 तक। 320 तक हमारा थर्मोस्फेयर होता है। It extends to 80 to 320 किलोमीटर। और ये जनरली स्पेस शटल्स जितने भी होते हैं वो इसी में मूव करते हैं। और इसके बाद जैसे हम लोग बात कर ले कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे डिक्रीज करता था, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज करता है यहाँ पे टेम्परेचर। और प्रेशर जैसे भी हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं वो डिक्रीज होता है। थर्मोस्फेयर स्पेस शटल होते हैं वो इसी रीजन में मूव करते हैं, थर्मोस्फेयर में। और थर्मोस्फेयर के बाद हम एक पढ़ते हैं एक्सोस्फेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक्सोस्फेयर होती है। एक्सोस्फेयर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। आप लोग राइट डाउन करते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की बात आ गई, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके, और ये जो होती है ये एक्सटेंड करती है इट एक्सटेंड्स 320 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आती है, स्पेस तक हम आगे
अच्छा स्पेस कितना बड़ा है ये हमें नहीं मालूम। स्पेस सेटल जो होती है वो हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होती है। उसके बाद जो स्पेस आता है हमारा जनरली स्पेस वो हमारा एग्जॉस्फेयर होता है और ये अर्थ सरफेस से बाहर की होती है और ये इंफिनिटी तक ये एक्सटेंड करती है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है और ये बहुत ही लिटिल अमाउंट, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एयर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और अर्थ के बहुत ही बाहर स्पेस का रीजन पड़ गया तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट में एयर प्रेजेंट होता है। जनरली बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट होती है। तो ये हमने एटमॉस्फेयर के 5 पार्ट्स पढ़ लिए। तो अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे एयर्स के बारे में, तो एयर में जनरली अगर हम पढ़े कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर कितने होते, एयर में क्या क्या चीजें होती हैं। एयर में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन सभी एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो ए में हटा बंद कर दिया जाए। तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर। तो जनरली जो एयर होता है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मैं लिख देता हूं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मैं इसे दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये सर्किल है, इस सर्किल में 78% हम नाइट्रोजन दिखाते हैं। टोटल जो हमारा एयर होता है, मैंने एयर बता दिया। एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बहुत से गैसेस का मिक्सचर है और इसमें 78% जो हमारा होता है वो सिर्फ नाइट्रोजन होता है और 21% जो हमारा वो हमारा 21% ऑक्सीजन और जो 1% बचे वो अदर गैसेस होते हैं। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वाटर वेपर, हीलियम, नियॉन। मैं लिख देता हूं, कुछ के नाम लिख देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन और भी बहुत सारे। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन। जस्ट इसमें वाटर वेपर भी आती है। वाटर वेपर आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो सभी इसमें काउंट होते हैं। तो ये हो गया 78% हमारा जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी 1% के में आते हैं। अब हम जैसे डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के वगैरह के। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन लिविंग थिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, ब्रीथिंग के पर्पस से और भी बहुत से पर्पस से ये हेल्प करता है। फायर को कंबशन का जो रिएक्शन होता है उसमें हेल्प करता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फायर नहीं होगा। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन
मैं इसे यूज करता हूँ। ऑक्सीजन ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ब्रीथिंग पर्पज से। मैं लिख देता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग पर्पज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग पर्पज से, और इट हेल्प्स टू कंबशन। ये कंबशन में हेल्प करता है, यानी आग वगैरह लगने में ऑक्सीजन हम बहुत ही हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग वगैरह लगना जनरली नहीं होगा, आग लगेगा ही नहीं। और जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। मैंने बोला कि जितने भी एयर्स होती हैं तो वो प्रेजेंट होती है ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर में, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है लिविंग बींग्स के लिए। सफिशिएंट होता है उतना ऑक्सीजन, लाइफ स्पेन के लिए उतना सफिशिएंट होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो कंबशन में हेल्प करता है, ब्रीथिंग पर्पज से भी बहुत हेल्प करता है। और मैं एक टर्म आती है इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, जो गैस हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो गैस हम लोग लेते हैं उसे हम लोग इनहेल करते हैं, उसे हम लोग एक टर्म कहते हैं इनहेल। और एक्सहेल, जो गैस हम लोग आउट करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट करते हैं, जिसे हम लोग एक्सहेल बोलते हैं। और इनहेल, और जैसा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये फर्टिलाइजर्स की तरह भी वर्क करता है, ये फर्टिलाइजर्स की तरह भी वर्क करता है नाइट्रोजन। और इसे जनरली प्लांट्स वगैरह सॉइल से लेते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्टली लेना मुश्किल है। ये कोई भी अभी तक लिविंग बींग्स ने जो नाइट्रोजन डायरेक्टली इनहेल कर सके। सो जनरली जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इसे सॉइल से इनहेल करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं, या ह्यूमंस बींग्स हम लोग बोलते हैं, तो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट से ही नाइट्रोजन लेते हैं। प्लांट्स को ईट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन ही लेते हैं। नाइट्रोजन की अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट से पूरी करते हैं। तो नाइट्रोजन it helps to growth of plants and animals. ये प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये प्लांट्स एनिमल्स इसे सॉइल से लेते हैं। और जो एक और नाइट्रोजन की बात आती है, नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट टू फायर। नाइट्रोजन फायर को सपोर्ट नहीं करता, नाइट्रोजन फायर को लगने में कोई सपोर्ट नहीं करता नाइट्रोजन। और जैसे हम लोग अपने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस को हम लोग एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी जगह पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक। और कंबशन रिएक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन से हम लोग कहते हैं, सही है, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं, कंप्लीट कंबशन से भी प्रोड्यूस होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इनहेल करते हैं, और वो इनहेल करते ये हेल्प करता है उनको फूड बनाने में। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं।
और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सनलाइट लेकर और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्लांट्स inhale carbon dioxide. It helps to make food. This process is known as photosynthesis. इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इनको मदद करता है फूड बनाने में और ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब हम अदर गैसेस की जैसे बात करेंगे तो अदर गैस में बहुत सारी गैसें आती है, वाटर वेपर कहते हैं। तो वाटर वेपर के बारे में ये है कि वाटर वेपर होता है वो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है जो कि इवापोरेशन के कारण होता है। इवापोरेशन के कारण वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं। और वाटर वेपर के ज़्यादा अमाउंट बढ़ने से ह्यूमिडिटी होती है और लेस होता है तो लेस ह्यूमिडिटी होती है जिसे हम लोग ड्राई बोलते हैं। और वाटर वेपर अगर बढ़ता है तो वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे और अदर गैसेस नियॉन एंड आर्गन आ गई जो कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब के लिए यूज होती है। कलरफुल ग्लोइंग बल्ब की जो होती है नियॉन एंड आर्गन गैसेस हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी गैसेस हैं, सभी के अलग अलग पर्पस है यूज करने के और सभी गैसें हम लोग अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं। अब जैसे कुछ बातें आती है इंपॉर्टेंस, जैसे हम लोग इनहेल और एक्सहेल का मैंने टर्म बताया। इनहेल जो गैस लेते हैं और फिर जो हम लोग आउट करते हैं वो एक्सहेल कहलाती है गैस। तो ये सारी टर्म्सोलॉजी है। और जैसे अगर हम लोग आगे की बात करते हैं तो बहुत सी उसकी प्रॉपर्टीज है एयर की काफी प्रॉपर्टीज है। जैसे एयर हैज ऑक्यूपाई स्पेस, आई होप आप लोग जानते हो एयर हैज ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इसमें एक एक्टिविटी आती है एयर हैज एक्सर्ट प्रेशर में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर लगाते हैं उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर। ये जनरली से क्वेश्चन वगैरह होते हैं कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर होता है, उसे हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। तो मैं लिख देता हूं बैरोमीटर it is used to बैरोमीटर मैंने क्या बताया, बैरोमीटर को हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। इट इज यूज्ड टू मेजर the atmospheric pressure. It is used to measure the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर का। ये जनरली से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं कि which instruments is used to measure the atmospheric pressure। तो बैरोमीटर होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और सारी बहुत सी प्रॉपर्टीज आती हैं। वेट, एयर हैज जनरली वेट होता है, आप लोगों ने कई सारे होंगे जैसे बैलून वगैरह होंगे
तो वेट देखा होगा आपने, और एयर हैज ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हम लोग बैलून में हम लोग जब एयर उसमें एयर हम लोग डालते हैं तो एयर जब हम लोग उसमें करते हैं तो क्या होता है, वो स्पेस लेता है। तो बैलून अपना स्पेस कवर करता है, तो उसके अंदर जो होता है वो एयर होता है। तो जनरली इससे बात साबित होती है कि एयर हैज ऑक्यूपाई स्पेस और एयर हैज वेट। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे फाइनली एयर की जो टॉपिक है वो एयर की टॉपिक कवर है। आपकी जो बाकी बची वाटर, सो वाटर आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर के डिस्कस करेंगे। सो अभी जो आपकी एयर की टॉपिक है वो एयर की टॉपिक जनरली आपकी खत्म होगी। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे।